आज का मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई को दहलाने की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। मुंबई के पॉश इलाके पेटर रोड में एंटिलिया के पास एक गाड़ी से विस्फोटक मिलने पर बड़ा पर्दाफाश हुआ। आशुतोष पाटिल की खबर है कि जांच के दौरान पुलिस को इस गाड़ी से मुंबई को दहलाने की साजिश वाली एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा है कि ये तो एक ट्रेलर है, इस बार हमने जेलेटिन रखा, अगली बार बम होगा। तो संदिग्ध गाड़ी में बकायदा ये चिट्ठी भी मिली। आशुतोष पाटिल की ये खबर, और ये एक तरीके से उस चिट्ठी में लिखा था कि ये तो एक ट्रेलर है, आगे बम होगा। आशुतोष पाटिल हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, साथ ही साथ विवेक भी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। जल्दी से पहले आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, किस तरीके से धमकी इसमें लिखी गई थी और पुलिस का अब क्या कहना है, किस तरीके से सतर्कता बरती जाएगी? देखिए, ये लेटर जो मिला है ये सीधा मुकेश अंबानी जी और नीता अंबानी जी के ओर रुख करता है। और ये धमकी भरा जो खत है इसमें लिखा है कि ये तो ट्रेलर है, अभी हम केवल जिलेटिन भेज रहे हैं, इसके आगे पूरा सामान भेजा जाएगा। अब पुलिस इस लेटर को बड़ी गंभीरता से ले रही है, क्योंकि ये एक व्हीकल जो एसयूवी मिला था, ये मुंबई के ऐसे इलाके में मिला था जहां पे इसके पास में ही मुंबई के एक मिनिस्टर का बंगला है, मुंबई के कमिश्नर का घर है और कई वीवीआईपी इस इलाके में रहते हैं। ये रिहायशी इलाके में ये कार आई कैसे, इसकी जांच में पुलिस लगी है, क्योंकि मुंबई में आने के लिए 2 एंट्री पॉइंट प्रमुख है। तो थाने के रूट से ये व्हीकल मुंबई में इसने प्रवेश किया, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। अभी इस मार्ग के सभी सीसीटीवी पुलिस जांच कर रही है। इस जहां पे ये व्हीकल मिला था, इस व्हीकल के ठीक सामने एक शॉप है, वही के सीसीटीवी से कई सारे खुलासे हुए हैं। ये व्हीकल रात को रखा गया था और एक बड़ी बात सामने आई है कि ये व्हीकल रखते वक्त इस व्हीकल में कोई ड्राइवर नजर नहीं आ रहा था। तो क्या ये व्हीकल इसके पीछे जो ठीक पीछे जो इनोवा थी, उस कार के जरिए इस व्हीकल को वहां लाके रखा गया था क्या, ये भी अब चेक किया जाएगा। और इस व्हीकल में जो नंबर प्लेट मिले हैं, कई फर्जी नंबर प्लेट इस व्हीकल में, इस एसयूवी में मिले हैं। और ये नंबर प्लेट की अगर जांच की जाए तो ये नंबर प्लेट मुंबई के कई एम्बसीज, जहां फॉरेन एम्बसीज है, वो एम्बसीज के व्हीकल्स के नंबर प्लेट पाए गए हैं। इसके अलावा इस व्हीकल में जो धमकी भरा खत जो था, उस खत की भी पूरी जांच की जाएगी। ये खत लिखा किसने है और क्या इस जिलेटिन का इस्तेमाल और कौन कौन संगठनाएं करती है। जैसे कि हमें पता है कि माओवादी भी जिलेटिन का इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान की कुछ जो संगठना है वो भी इस तरह का जिलेटिन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये जिलेटिन लेके बम असेंबल नहीं किया था। तो क्या ये जिलेटिन कहां से आया, इसकी जांच की जाएगी। और कोई बड़ी साजिश होने वाली थी क्या, इसके पीछे अभी मुंबई पुलिस लगी है। अर्पिता, ठीक है आशुतोष, रहिए जरा साथ। देखिए, मुंबई को दहलाने की साजिश पर एक और खबर आ रही है। आशुतोष पाटिल की ही ये खबर है कि जिस गाड़ी से विस्फोटक मिले, उस गाड़ी से जांच एजेंसियों को अलग अलग नंबरों वाली करीब 10 नंबर प्लेट मिली हैं और इन नंबर प्लेट में ठाणे और मुंबई के रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि जांच के दौरान पुलिस को भटकाने के लिए गाड़ी के अंदर अलग अलग नंबर प्लेट रखी गई है। तो जो जानकारी मिल रही है कि अलग अलग यानी 10 ऐसे नंबर जिनके प्लेट यहां अंदर मिले हैं, इस नंबर प्लेट में ठाणे और मुंबई के रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हैं। और ये बताया जा रहा है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए दरअसल ये किया गया, उठाया गया कदम हो सकता है। फिलहाल जांच चल रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जिस गाड़ी से विस्फोटक मिले, उस गाड़ी से जांच एजेंसियों को अलग अलग नंबरों वाली करीब 10 नंबर प्लेट मिली है। आशुतोष जी अर्पिता, अब ये पूरी जांच जो है मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। हालांकि जैसे ही ये खबर मिली थी मुंबई पुलिस को, तो मुंबई पुलिस की सभी टीम हरकत में आई थी। मुंबई के ज्वाइंट कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटिल स्पॉट पे मौजूद थे और बीडीडीएस को बुलाया गया था, एटीएस को, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को भी वहां बुलाया गया था। सभी ने जांच करने के बाद देर रात वो एसयूवी वहां से दूर ले जा गए हैं। लेकिन अभी मौके की ये पूरी घटना की ये जांच कर रही है कि ये कार आई कहां से, क्योंकि बीच में इतने एंट्री पॉइंट है। और मुंबई की बात बता दें तो मुंबई में 2000 से अधिक सीसीटीवी का नेटवर्क है। तो ये सीसीटीवी नेटवर्क के जरिए ये भी जांच किया जा सकता है कि किस रास्ते से ये व्हीकल यहां लाई गई। और सबसे पहले तो ये बात सामने आई थी कि मुकेश अंबानी जी के जो कॉन्वॉय है
उनके कॉन्वॉय में से एक व्हीकल का नंबर इस नंबर के साथ मैच हुआ था और तभी जाके एक अधिकारी ने ये बात सामने बताई थी और वहां के लोकल जो है उन्होंने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को ये बात बता दी कि उसके बाद में पुलिस हरकत में आई थी। आपको बता दें कि कल एक दिन पहले लगभग रात को 1 बजे के करीब ये कार तभी से वहां पे पार्किंग की थी और अगर ये जिलेटिन का अगर ये ब्लास्ट अगर होता था तो लगभग 25 से 30 मीटर के दायरे का जो एरिया था वहां अफेक्ट हो सकता था। इतना बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। अर्पिता। बिल्कुल अभिषेक, रहिए जरा साथ। मुंबई के पॉश पेडर रोड इलाके में एंटलिया के पास बीती रात एक गाड़ी से जिलेटिन के 20 छड़े मिलने से हड़कंप मच गया। गाड़ी की जानकारी मिलने के बाद मौके पर बम और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची और जांच के बाद कार में जिलेटिन की 20 छड़े बरामद की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपा गया, साथ ही जांच के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं। अभी तक जो सीसीटीवी मिला है उसके मुताबिक ये गाड़ी बुधवार की रात करीब 1 बजे इस जगह पर पार्क की गई थी और उसका ड्राइवर कुछ देर बाद गाड़ी से निकलकर चला गया था। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि गाड़ी पर जो फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई है वो मुकेश अंबानी की सुरक्षा में चलने वाली एक गाड़ी का नंबर है। साथ ही गाड़ी के अंदर से कुछ और नंबर प्लेट भी मिली है। क्राइम ब्रांच के साथ एटीएस भी अब मामले की जांच में जुट गई है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएंगी। तो विवेक, अभी तक क्या कुछ सामने आ पाया है? जांच के बाद टीमें देखिए गठित कर दी गई हैं। निश्चित तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला गया है जिसमें बताया जा रहा है कि ड्राइवर जो है वो कुछ देर बाद चला गया। कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई? बिल्कुल सही अर्पिता, आपने देखी जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें साफ तौर पे पता चल रहा है कि एक जो संदिग्ध स्कॉर्पियो कार है उसके पीछे एक और सफेद कार है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो स्कॉर्पियो कार है वो तो पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है, लेकिन जो उसके पीछे जो सफेद कार है उसकी जांच की जा रही है, क्योंकि आप सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से स्कॉर्पियो पहले आती है। स्कॉर्पियो एक जगह रुकती है, रुकने के बाद जो सफेद रंग की गाड़ी जो उसके पीछे ठीक चल रही थी उसको वो साथ साथ चलती है और कुछ देर तक उस स्कॉर्पियो के साथ रुकती है, स्कॉर्पियो कार के साथ रुकती है, फिर आगे निकल जाती है। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में तमाम जांच एजेंसियां काम कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच के जो सूत्रों के मुताबिक ये साफ हो गया है कि जो स्कॉर्पियो कार में जहां पर जिलेटिन मिला था वो गाड़ी चोरी की थी, यानी कि ये गाड़ी को कहीं से चोरी करके लाया गया था और चोरी करने के बाद पूरे प्लान के तहत यहाँ पे उसे पार्क किया गया था। साथ ही साथ जब गाड़ी की जांच की गई तो उसमें से 20 जिलेटिन की छड़ें मिली हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो जिलेटिन की छड़ें हैं वो एक्सप्लोजिव में इस्तेमाल होती हैं। ये कोई असेंबल बॉम्ब या फिर असेंबल आईडी या फिर कोई असेंबल जो विस्फोटक था वो बिल्कुल नहीं था। सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ जिलेटिन की स्टिक मिली है जो विस्फोटक जो एक्सप्लोजिव में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जो थ्रेट लेटर मिला है उसमें बाकायदा नाम लिखे हुए हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये एक ट्रेलर है और आने वाले अगली बार जो होगा उसमें कोई बड़ा कदम ये लोग उठा सकते हैं। उस लेटर को एटीएस और मुंबई क्राइम ब्रांच काफी गंभीरता से ले रही है। यही वजह है जो मुंबई के पेडर स्टेट जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी जी, उनकी सुरक्षा, उनके घर की सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। हम इस समय एंटीलिया के बाहर खड़े हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं 3 लेयर की सुरक्षा यहाँ पे होती है। पहले प्राइवेट जो गार्ड्स होते हैं उनकी, उसके बाद मुंबई पुलिस की और उसके बाद सीआरपीएफ की। बाकायदा यहाँ पे 3 लेयर की सुरक्षा यहाँ पे बंदोबस्त की गई है। मुंबई पुलिस की बाकायदा जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम वो यहाँ पर मौजूद है। बुलेट प्रूफ वैन जो मुंबई पुलिस की होती है, मार्क्समैन, वो यहाँ पे मौजूद है और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स वो यहाँ पे मौजूद है। तो सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। मुंबई पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच और महाराष्ट्र एटीएस इस मामले को काफी ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं और इस इलाके में या फिर जो पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको बाकायदा खंगाला जा रहा है और रूट चेक किया जा रहा है कि आखिरकार जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी और जो सफेद रंग की गाड़ी थी वो किस रूट से यहाँ तक पहुंची है। काफी वीवीआईपी इलाका है, काफी बड़े लोग इस इलाके में रहते हैं। तो मुंबई पुलिस की नजर और जो बाकी लोग जो सुरक्षा एजेंसियों की नजर इस इलाके में 24 घंटे रहती है। यही वजह है कि सीसीटीवी में एक इंपॉर्टेंट सबूत मिला है। मुंबई पुलिस को लेटर मिला है, लेटर के हम और उसके साथ साथ जो उसमें जो वस्तु मिली है वो उसकी भी जांच की जा रही है। गाड़ी को जो जिस गाड़ी में संदिग्ध सामान मिला है उस गाड़ी को एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे ले जाया गया है। फॉरेंसिक टीम एक बार फिर से यहाँ पे आई हुई है। फॉरेंसिक टीम उस गाड़ी की जांच कर रही है और ये जांच करने की कोशिश कर रही है कि उसमें कुछ फिंगरप्रिंट्स या फिर जो किस लोग के जो कुछ सैंपल्स होंगे उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि पूरी जो मामले हैं अर्पिता उसे गंभीरता से लिया जा रहा है।
और जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और जो लेटर मिला है उसको लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच के 12 यूनिट हैं वो लगातार काम कर रही हैं और जगह जगह पर छानबीन हो रही है। ठीक है विवेक, रहिए जरा सा। देखिए ये संदिग्ध कार जैसे ही मिली हड़कंप मच गया, तुरंत इस कार को कब्जे में पुलिस ने ली। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी में विस्फोटक होने की खबरें सामने आई। 20 जिलेटिन की छड़ें दरअसल यहाँ पर मिली और एक चिट्ठी मिली जिसमें बाकायदा ये लिखा गया था कि ये तो अभी केवल ट्रेलर है, आगे बड़ा धमाका होना है। वहीं देखिए सुरक्षा व्यवस्था मुंबई में बढ़ा दी गई है, खासतौर पर उस इलाके में जहां पर ये कार पार्क की गई थी। और अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और दरअसल अब जानने की कोशिश हो रही है कि रूट इसका क्या रहा, क्या जो 2 गाड़ियां थी उनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन था। आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, जांच अब इस दिशा में होगी कि आखिरकार ये चोरी की कार कहां से आई, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से अब इसके रूट को खंगालने की कोशिश होगी। बिल्कुल, क्योंकि जहां पे ये कार मिली है वहां से कुछ ही दूर, लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे महाराष्ट्र की असेंबली है और महाराष्ट्र की असेंबली का सेशन अगले हफ्ते शुरू होना था। तो इस बात से भी जोड़ा जा रहा है कि कहीं मुंबई पर हमले की कोशिश की जा रही है क्या, कि ये वीवीआईपी एरिया में एक तो कार आ कैसे सकती है, क्योंकि यहाँ आने के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मुंबई के एंट्री पॉइंट 2 है, जो एक वेस्टर्न लाइन की तरफ से जो आता है बोरीवली, और दूसरा है सेंट्रल लाइन की तरफ से थाने की तरफ से, और वैसे देखा जाए तो तीसरा एक नवी मुंबई की तरफ से भी एक रास्ता आता है। तो ये तीनों एंट्री पॉइंट जो है इसकी जांच होगी, वहां के सीसीटीवी की जांच होगी, क्या ये व्हीकल पे फास्टैग था क्या, और वो फास्टैग किसके नाम पे था, इसकी जांच की जाएगी। और ऐसे जहां जहां से ये कार आ सकती है सभी जगह का सीसीटीवी का फुटेज अब मुंबई पुलिस के हाथ में है, और उसी के आधार पे जो इनोवा जिसके एसयूवी के पीछे थी, जो जिस वक्त गाड़ी पार्क की गई उस वक्त की व्हीकल और ये एसयूवी, ये दोनों की जांच, दोनों का रूट पता किया जा सकता है। वैसे यहाँ के जो पुलिस अफसर हैं उन्होंने बताया कि हालांकि इस केस को बहुत हमने गंभीरता से लिया है, क्योंकि इस एरिया में बहुत वीवीआईपी रहते हैं। मुंबई का एक पॉश इलाका माना जाता है कारमाइकल रोड, और इसीलिए ये केस की गंभीरता और बढ़ती है। अर्पिता। बिल्कुल, तो देखिए गाड़ी में बकायदा चिट्ठी भी मिली, यहाँ जिलेटिन की 20 छड़ें भी मिली हैं। पूरे इलाके को अब फिलहाल यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसी के साथ साथ अब सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। यही 2 तस्वीरें जरा आपको दिखा दें, संदिग्ध गाड़ी से किस तरीके से विस्फोटक मिला, किस तरीके की दहलाने की साजिश इनकी रही होगी। अब इसी दिशा में जांच आगे बढ़ रही है और जांच भटकाने की भी साजिश दरअसल इसमें रही। गाड़ी के अंदर 10 नंबर प्लेट मौजूद थे और ये सीधे तौर पर भटकाने की कोशिश है। अभी जो जानकारी मिल रही तो गाड़ी में जो नंबर प्लेट लगा हुआ है वो दरअसल मुकेश अंबानी की सुरक्षा में लगी गाड़ी का ही एक नंबर बताया जा रहा है। और इसी के साथ साथ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि ये जो गाड़ी है वो चोरी की बताई जा रही है। और विवेक, आप समझिए जो ये खबरें आ रही हैं, गाड़ी जिसपे विस्फोटक मिला उस गाड़ी की नंबर प्लेट जो है वो मुकेश अंबानी की सुरक्षा में जो गाड़ियां चलती हैं उसके नंबर प्लेट की कॉपी है। हाँ बिल्कुल सही अर्पिता, आपने देखिए इसको मुंबई पुलिस ने भी आधिकारिक रूप से साफ तौर पे कह दिया है कि जो स्कॉर्पियो जो गाड़ी थी, जो संदिग्ध गाड़ी थी, उसमें एक फर्जी नेम प्लेट लगा हुआ था। जब इस नंबर प्लेट की जांच की गई तो पता चला कि जो रिलायंस चेयरमैन है उनके मुकेश, जब भी उनका कॉन्वॉय घर से बाहर निकलता है तो उस कॉन्वॉय में एक गाड़ी का नंबर उससे मैच करता है। देखिए जिस तरह मैं आपको दिखाऊंगा, जो सफेद रंग की गाड़ी देख रहे हैं वो पुलिस की गाड़ी है। ये कॉन्वॉय साथ में चलते हैं जब भी मुकेश अंबानी अपने घर से बाहर निकलते हैं। इसी कॉन्वॉय की एक गाड़ी का नंबर प्लेट सेम, जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, जो संदिग्ध गाड़ी थी, उसका नंबर भी सेम मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में 120B यानी कि पूरी कॉन्स्पिरेसी रचने की भी सेक्शंस लगाकर धारा के तहत मामला दर्ज किया है और दर्ज करने के बाद जांच में लग चुकी है। सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सबको पहले खंगाला जा रहा है कि आखिरकार ये गाड़ी किस रूट से यहाँ तक पहुंची है और फिर पहुंचने के बाद जो सफेद रंग की, जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, सफेद रंग की कार जो संदिग्ध कार स्कॉर्पियो के साथ साथ चल रही थी। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरीके से स्कॉर्पियो कार रुकी थी, उसके बाद उसके बगल में जो सफेद रंग की गाड़ी थी वो भी कुछ सेकंड के लिए रुकी थी। रुकने के बाद वो धीरे धीरे आगे निकल गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब स्कॉर्पियो कार रुकी थी तो उसका ड्राइवर 3 से 4 घंटे तक गाड़ी के
अंदर था वो बाहर क्यों नहीं निकला, उसको लेकर भी जांच चल रही है। और यही वजह है कि जो स्कॉर्पियो का जो संदिग्ध गाड़ी है उसे मुंबई क्राइम ब्रांच ने अपने कब्जे में ले लिया है और इसे अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर ले जाया गया है, जहां पर फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची हुई है। पूरी गाड़ी की फॉरेंसिक जांच की जाएगी जी कि गाड़ी में किसके फिंगरप्रिंट्स हैं या फिर किसी के जो कपड़े हैं वो कहां से आए थे, उसकी पूरी जांच कर रही है। सीसीटीवी एक इंपॉर्टेंट क्लू है, उसको लेकर बिल्कुल, और इसी क्लू को पकड़कर फिलहाल देखिए जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। पल पल की खबर इस बाबत भी हम आपको देते रहेंगे। तमाम आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। उधर सीमा पर भारत के सख्त रुख का असर अब चीन के बाद पाकिस्तान पर भी पड़ने लगा है। एलओसी पर भारतीय फौज की सख्ती के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। डीजीएमओ स्तर की बातचीत में पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का पालन करने समेत कई मुद्दों पर सहमति जताई है। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच हुए सभी समझौतों का पालन करने के लिए राजी हो गया है। साल 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर युद्ध विराम को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान इस पर अमल नहीं कर रहा था। अब पाकिस्तान इस पर अमल करने के लिए तैयार हो गया है। अगर पाकिस्तान वास्तविक रूप में इस समझौते पर अमल करता है तो इसका सकारात्मक असर दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों पर भी देखने को मिल सकता है। तो जरा ये 3 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान बैकफुट पर है, क्योंकि लगातार उस पर शिकंजा कस रहा है, आतंकवाद को पालने पोसने का आरोप लग रहा है, और ऐसे में अपनी अर्थव्यवस्था और आतंकवाद के लगे धब्बे से उबरने के लिए पाकिस्तान स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है। जहां बातचीत हुई, एलओसी पर शांति की उम्मीद अब जगी है, क्योंकि ये भरोसा खुद पाकिस्तान ने दिया है। लेकिन पाकिस्तान पे क्या इतना भरोसा किया जा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सैन्य स्तर की दरअसल ये बातचीत हुई थी और एलओसी के हालात पर चर्चा हुई थी। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन पर बात हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच जारी तनाव और सीमा पर शांति बनाए रखने के मुद्दे पर काफी देर तक चर्चा हुई। इस बातचीत में पाकिस्तान की तरफ से भरोसा दिया गया कि अब उसकी ओर से सीज फायर नहीं तोड़ा जाएगा। साथ ही पाकिस्तान ने सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने पर भी हामी भरी। यही नहीं, दोनों देशों के बीच इस बात पर भी सहमति बनी कि अगर कोई गलतफहमी पैदा होती है तो उसे हॉटलाइन या फ्लैग मीटिंग के जरिए दूर किया जाएगा। इन समझौतों से पाकिस्तान लगातार इससे पहले भारतीय इलाकों में गोलाबारी कर रहा था। अगर सिर्फ पिछले साल की बात करें तो उसने 4700 से भी ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा है। लेकिन भारतीय सेना ने जिस तरीके से उसे मुंहतोड़ जवाब दिया, उससे पाकिस्तान के होश उड़ गए और वो समझौतों पर सहमति के लिए राजी हो गया है। अगर फायरिंग बंद हो जाए तो अच्छी बात है, जैसे कि हम अच्छी तरह अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं बिना कोई तकलीफ के। पाकिस्तान का कोई तो भरोसा नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। जैसे कि पिछली बार हुआ, हम इधर थे तो हमारे इधर बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई और हम इधर से भाग के पीछे चले गए। हम अपनी गवर्नमेंट का भी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा होना चाहिए, जो आज हुआ है जो बरसों पहले होना चाहिए था। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। श्रीनगर से रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जम्मू से पवन शर्मा हमारे साथ हैं और नोएडा से आदित्य राजकौल हमारे साथ हैं। पहले जल्दी से रुख रिफत अब्दुल्ला का कर लेते हैं। रिफत, जैसे जम्मू कश्मीर के जो नागरिक है वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे भरोसा किया नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी जो पहल हुई है वो अच्छी दिशा की ओर है। देखिए अर्पिता, हर किसी ने स्वागत किया इस डिसीजन का, क्योंकि बहुत ज्यादा सीज फायर वायलेशंस हो रही थी। क्योंकि 17 साल पहले सीज फायर एग्रीमेंट किया गया था कि बॉर्डर्स पे या एलओसी पे कोई फायरिंग नहीं होगी दोनों साइड से, लेकिन जिस तरीके से लगातार सीज फायर वायलेशंस हो रही थी और आप ही ने बताया कि 4000 के करीब सीज फायर वायलेशंस अगर एक साल में होती हैं तो उसका मतलब कि कहीं सीज फायर एग्रीमेंट था ही नहीं, उसको लगातार वायलेट किया जा रहा था। लेकिन अब चूंकि अब एग्रीमेंट के बारे में ये कहा जा रहा है कि लेटर एंड सुप्रीट इसको रेस्पेक्ट किया जाएगा और दोनों आर्मीज के दरमियान अब नए से हम ये कह सकते हैं एक महादा तय हुआ, और अगर इस पे अमल हो जाता है तो लोग खुश होंगे, न सिर्फ इस पार बल्कि उस पार भी। क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशानियां होती थी वो एलओसी के करीब रहने वाले लोगों को होती थी। कश्मीर में 3 डिस्ट्रिक्ट एलओसी के साथ सटे हुए हैं, चाहे वो कुपवारा हो, बारामुल्ला हो या बांडीपोरा का गुरेज का एरिया हो। इसी तरीके से जम्मू में राजौरी और पुंछ जो है वो एलओसी के करीब था। और आज जब भी कभी फायरिंग होती थी उस पार से और इस पार
पार से बाद में फायरिंग होती थी, रिटाइलेशन होती थी, तो आर पार रहने वाले लोग एलओसी के करीब सबसे ज़्यादा मुतासिर होते थे। काफ़ी जानी नुकसान हुआ, काफ़ी माली नुकसान हुआ। लेकिन चूंकि अब कहा जा रहा है दोनों आर्मीज के दरमियान कि इसका रेस्पेक्ट किया जाएगा, यानी कि अब सीज फायर वायलेशंस नहीं होंगी, तो लोगों ने इसका स्वागत किया है। कल भी आपने देखा कि ऊडी में लोग काफ़ी खुश थे। वो ये कह रहे हैं कि वो अपने घरों में सुकून से रहना चाहते हैं। कुछ दिन पहले वो ये कह रहे थे कि बंकर दे दीजिए, शेलिंग लगातार हो रही है, ये ना हो। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर वाकई में लेफ्टिनेंट सुप्रीट इस एग्रीमेंट पे रिस्पेक्ट किया गया, इस एग्रीमेंट को माना गया, दोनों साइड से वायलेशन नहीं हुई, तो लोग चैन की सांस लेंगे और लोगों को अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा और बंकरों की भी फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब देखना होगा कि कितनी देर तक खामोशी रहेगी एलओसी पे। अगर खामोशी रहती है तो हर कोई अमन चाहता है, लोग चाहते हैं कि वो शांति से रहें, और फायरिंग की वजह से जो लोग मुतासिर होते हैं और आर्मी को भी आर पार नुकसान होता है। आपने देखा कि कितने आर्मी जवानों की इसमें जान गई, तो आर्मी के लोगों को भी नुकसान नहीं होगा, आम लोग परेशान नहीं होंगे। तो कश्मीर में जो एलओसी के करीब रहने वाले लोग हैं, तो उन्होंने इसका खैर मकदम किया है, वेलकम किया है, स्वागत किया है। बिल्कुल रहिए जरा साथ। देखिए, हाल के वर्षों में फायरिंग की घटनाओं में हुए इजाफे के बीच इस समझौते से सीमा पर रहने वाले नागरिकों को नई उम्मीद जगी है। सीमा पार से लगातार हो रही फायरिंग से मकानों को तो नुकसान पहुंचता ही है, खेती के काम रुक जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। गोलीबारी का सबसे बुरा प्रभाव तो स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर पड़ता है। गोलीबारी के चलते कई दिन तक स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं। कई बार तो पाकिस्तानी सेना ने स्कूलों को निशाना बनाया है। लोगों के मुताबिक अब अगर गोलीबारी बंद होती है तो इससे नियंत्रण रेखा के लोगों को राहत मिलेगी, बच्चों की पढ़ाई पर भी असर नहीं पड़ेगा। मोदी साहब को ये मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं और दिली तौर पर उनके मशकूर हैं कि उन्होंने ये फैसला किया और हमारे और पाकिस्तान के दरमियान जो है ये फायरिंग बंद की, और इंशाल्लाह हमारा भविष्य जो है, फ्यूचर जो है वो ज़रूर बहुत ही अच्छा होगा। ये मुबारक हो कि बहुत अच्छा स्टेप ये उठाया है, और भी बड़ी उम्मीद है हम लोगों को। हम चाहते हैं कि बॉर्डर पर अमन हो। ये दोनों मुल्क इस किस्म का कदम उठाएं तो गरीबी चीज़ की नाम ही हमारे पास नहीं रहती। इसमें कोई शक नहीं कि हर दो मुल्क जो हैं वो इन जंगों की वजह से जो है वो गरीब है। पवन भी हमारे साथ मौजूद है। और पवन, देखिए, लोग जो हैं वो उस बात से बेहद खुश हैं। पाकिस्तान अगर ऐसा करता है, सीज फायर का उल्लंघन नहीं करता है, तो वहां रहने वाले लोगों के लिए बहुत राहत होगी। अब बिल्कुल देखिए, इस समय अगर हम बात करें जो सीज फायर एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच हुआ है, उसे हालांकि पहले भी 2003 में हुआ था, उसके बाद कई बार वो टूटा है। एलओसी के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग हुई है। लेकिन जो अभी जो एग्रीमेंट हुआ उससे लोगों में एक उम्मीद है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर एलओसी तक 190 किलोमीटर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और लगभग 750 किलोमीटर एलओसी है। तो यहाँ पर 3 से लेकर 4000 के करीब ऐसे गाँव हैं जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटे हुए हैं, उस पार भी और इस पार भी। नुकसान दोनों तरफ होता है, जब फायरिंग होती है, शेलिंग होती है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन पाकिस्तान की नीयत ऐसी रही है कि उसने हर बार धोखा दिया है। इस बार भी जो अभी एग्रीमेंट हुआ है, जो भारतीय सेना का दबाव है, जिस तरह से चीन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है, पाकिस्तान को भी मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि एलओसी के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर भारतीय सेना की ओर से कड़ी कार्रवाई जवाबी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ की गई है। लेकिन जो फैसला हुआ है उसे लेकर आम लोग काफ़ी खुश हैं। बॉर्डर के लोगों का कहना है कि वहाँ पर उनके स्कूल्स खुलेंगे, बच्चे स्कूल जा पाएंगे, शेलिंग की वजह से उनके घर नहीं टूटेंगे, लोग घायल नहीं होंगे, लोगों की मौतें नहीं होंगी। तो जाहिर सी बात है कि इस एग्रीमेंट से सीमावर्ती लोग जो हैं वो खुश जरूर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भी बात सता रही है कि पहले भी 2003 में जिस तरह से सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था और उसके बाद अचानक बहुत ज़्यादा शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, और कठुआ से लेकर अखनूर तक लगभग 120 के करीब गाँव ऐसे थे जिन लोगों को अपने घर छोड़कर शहर में आके रहना पड़ा था, या फिर कैंप्स लगाए गए थे जहाँ पर लोगों को माइग्रेट होकर वहाँ पर रातें गुजारनी पड़ी थी। तो ऐसा लोग नहीं चाहते हैं कि दोबारा हो और पाकिस्तान फिर ऐसा एग्रीमेंट को तोड़े। लोग चाहते हैं कि ऐसा अमन बना रहे, वो एलओसी हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, दोनों तरफ जो है, जो गांव हैं, जो पाकिस्तान के गांव हैं, वहाँ पर भी नुकसान होता है, और भारतीय क्षेत्र के जो गांव हैं यहाँ पर भी शेलिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसका राजनीतिक अगर बात करें तो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो भी इसका वेलकम कर रहे हैं और एक अच्छा संकेत मान रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो एग्रीमेंट इस समय हुआ है एलओसी के ऊपर सीज फायर का, उसे लेकर लोगों के अंदर एक खुशी की लहर ज़रूर है।
ठीक है पवन, रहिए साथ। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से शांति का वादा करने के बाद अब कश्मीर के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, क्योंकि रोज रोज की गोलाबारी की वजह से यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थी। नियंत्रण रेखा के पास के गांवों के लोग बेहद खुश हैं, लेकिन लोगों को अभी भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान फौज के डायरेक्टर जनरलों के माबैन सीज फायर के मायदे के मुतल्लक एग्रीमेंट हुआ। हम बॉर्डरों पर रहने वाले लोग उसका खैर मकदम करते हैं। ये सीज फायर दोनों मुल्कों में हुआ, अच्छी बात है। हम लोग भी सेफ हो गए। बॉर्डर एरियाज के जितने भी यहाँ पुणे से, उड़ी से, टंडार से या किसी भी साइड से थे, बहुत खुश हुए, क्योंकि नुकसान आखिर हम गरीबों का ही होता है। आज जो ये मीटिंग हुई है डीजीएमओ के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इन्होंने जो सीज फायर के लिए जो मुआहदा किया है उसको सुन के हमारे यहाँ लोगों में और हमें बहुत एक खुशी की लहर दौड़ी है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे गोलाबारी होती रहती थी, दोनों साइड से कश्मीरी अवाम मरती रहती थी। तो रिफत, बैकफुट पर तो पाकिस्तान दिख रहा है, जरा आपके पास आसपास कोई लोग हो तो उनसे भी बात कीजिए, या जिनसे आपने बात की हो वो क्या कह रहे हैं, क्या भरोसा कर पाएंगे वो पाकिस्तान पर? देखिए, जिस तरीके से उड़ी से हमने कल बात की थी उड़ी में लोगों के साथ, तो उन्होंने साफ कहा कि वो काफ़ी खुश हैं और उनको उम्मीद है कि अब सीज फायर वायलेशन नहीं होगी, अब फायरिंग नहीं होगी, अब गन गरज खासतौर से एलओसी के करीब नहीं होगी। काफ़ी खुशी थी उनमें और उनका यही कहना है कि ये सीज फायर एग्रीमेंट जो है उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए ताकि वहाँ पर अमन रहे, क्योंकि जब फायरिंग होती है, जैसे मैंने कहा, इस पार भी लोगों को नुकसान होता है, उस पार भी आर्मीज़ को नुकसान होता है। मैं यहाँ पे इस वक्त गुलमर्ग में हूँ। गुलमर्ग में आपको दिखाना चाहूँगा इस तरीके से जो है पिकेट्स होती हैं, माउंटेन्स पे बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं माउंटेन्स, और उस पे भी आर्मी के पोस्ट लगे हुए होते हैं। हालांकि यहाँ पे आज खेलो इंडिया गेम्स का इनॉग्रेशन होने जा रहा है अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बाकी लोग जो एलओसी के करीब रहने वाले लोग हैं वो इसी तरीके के पहाड़ों पे रहते हैं और मुश्किल हालात में उनकी वैसे ही ज़िंदगी होती है, लेकिन जब फायरिंग होती है तो फिर उन्हें सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती है। वो लगातार मुतालबा कर रहे थे कि उनको बंकर्स दिए जाएं, हालांकि सरकार ने स्कीम बनाई थी, उनको बंकर्स अब दिए जा रहे थे, लेकिन अब चूंकि बात की गई है दोनों आर्मीज के दरमियान, अब ये कहा जा रहा है कि इसका रिस्पेक्ट किया जाएगा। जो सीज फायर एग्रीमेंट बना था 2003 में, 17 साल पहले ये एग्रीमेंट किया गया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा लगातार सीज फायर वायलेशंस हो रही थी, खासतौर से एलओसी पे, न सिर्फ पुंछ राजौरी में बल्कि कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट्स उड़ी के एरिया में जो है सीज फायर वायलेशन होती थी। टंगडार, केरन, करना, गुरेज, बहुत ज्यादा लोग मुतासिर हो रहे थे और लोगों को काफी नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ। लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान अब ये समझौता हुआ है कि अब सीज फायर एग्रीमेंट बिल्कुल, यानी देखिए अभी तो लोग राहत की सांस ले रहे हैं कि वो जो स्थिति जिससे उनको रोज 2-4 होना पड़ रहा था, उससे फिलहाल उन्हें 2-4 नहीं होना पड़ेगा। उधर अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का स्वागत किया। यूएस विदेश मंत्रालय ने इसे शांति की तरफ बढ़ाया कदम बताया। We welcome the joint statement between India and Pakistan that the two countries have agreed to maintain strict observance of a ceasefire along the line of control starting on February 25th. वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी संघर्ष विराम पर भारत और पाकिस्तान के संयुक्त बयान का स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के मुताबिक ये सकारात्मक कदम दोनों देशों के बीच भविष्य में संवाद के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। The Secretary General is encouraged by the joint statement issued by the militaries of India and Pakistan on their agreement to observing the ceasefire at the line of control in Kashmir and engaging through established mechanisms. He hopes that this positive step will provide an opportunity for further dialogue. तो आदित्य देखिए, अब तमाम जो देश हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं कि चलिए पाकिस्तान और भारत की जो स्थिति है वो सुधर जाएगी, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा करना बड़ा सवाल है, क्योंकि 2003 में भी ऐसी बातचीत हुई, समझौता हुआ, सब उसके बावजूद हमने देखी किस तरीके की तस्वीर रही। अब कितनी उम्मीद की जाए कि पाकिस्तान सुधर जाएगा? जी अर्पिता, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले भी बहुत बार भारत ने पाकिस्तान का भरोसा किया, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से पीछे से वार किया, और इस बार भी हमने यही देखा कि निचले स्तर पर भी और ऊपर के स्तर पर भी बातचीत चलती रही। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और उनके जो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट हैं मोएज यूसुफ के बीच में, अलग अलग एजेंसीज के बीच में भी बातचीत चलती रही, और पिछले 1 महीने में ये बातचीत जो है ज्यादा जोर पकड़ा। और हमें ये सूत्रों के आधार पर पता चल रहा है कि असली कारण जो है पाकिस्तान की रजामंदी का वो ये है
कि पाकिस्तान को लोकल प्रेशर था, और वो लोकल प्रेशर था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग थे वो प्रदर्शन कर रहे थे और वो मांग रहे थे आज़ादी, और साथ में ये भी मांग रहे थे कि जो फायरिंग है उससे आज़ादी मिले, जो गोला बारूदी हो रही है, आतंकवाद हो रहा है, उससे पूरी तरीके से जो है आज़ादी मिले। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मई और जून के महीने में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलाकोट, वहां पर चुनाव भी होने हैं। तो पीटीआई गवर्नमेंट जो है इमरान खान की, वो प्रेशर में भी है लोगों के कि गोला बारूद कम से कम अगले कुछ महीनों के लिए जो है बंद कर दिया जाए। तो हाँ, अमेरिका का भी प्रेशर बिल्कुल होगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, नई सरकार अमेरिका में आई है, तो तभी हमने देखा कि इमीडिएटली अमेरिका हो या संयुक्त राष्ट्र हो, उन्होंने ये वेलकम किया है। लेकिन क्या पाकिस्तान पे भरोसा करना सही रहेगा? कुछ ही घंटों पहले आपने खुद देखा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने खुद एक बयान जारी किया, और मार्कस प्लेयर जो उनके प्रेसिडेंट हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से, उन्होंने कहा कि जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो या बाकी हो, उनके खिलाफ एक्शन पाकिस्तान नहीं ले रहा है। तो ये बिल्कुल आदित्य, जरा रहिए साथ। देखिए, पाकिस्तान ने भले ही समझौते पर सहमति जता दी है, लेकिन उसका पुराना रिकॉर्ड लोगों को उस पर यकीन करने से रोक रहा है। जानकारों का कहना है कि फिलहाल जमीनी स्थिति पर नजर रखनी होगी। भारत और पाकिस्तान की फौजों के डीजीएमओ के बीच में सीज फायर का जो समझौता हुआ है वो एक वेलकम डिसीजन है। एक ऐसा फैसला है जिससे भारत के बॉर्डर बेल्ट में रहने वाले, खासकर जम्मू कश्मीर की बॉर्डर बेल्ट में रहने वाले शहरियों को, नागरिकों को बहुत राहत मिलेगी। वे लोग पाकिस्तान की अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशंस के विक्टिम रहे हैं, उन्हें बहुत जान और माल का नुकसान हुआ है। वो चैन की सांस कब तक ले सकेंगे, ये पाकिस्तान की सिंसियरिटी पर डिपेंड करता है। वहीं कांग्रेस ने भी इस फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे शांति बहाल होगा। शांति का जहां पर भी हो स्वागत करती हूं। हमारे सेना का शौर्य और पराक्रम का कोई सानी नहीं है। हमारे सेना और शौर्य के पराक्रम के सामने बड़े बड़े लोग झुकते हैं। हमारे सेना और शौर्य के पराक्रम के बूते पर ही इंदिरा जी की दृढ़ इच्छा शक्ति ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और बांग्लादेश को जन्म दिया था। मैं आशा करती हूं कि मोदी जी उससे थोड़े प्रेरित होंगे और चीन जो अभी भी हमारे घर में घुसा हुआ है उसको निकाल बाहर फेंकेंगे, जबानी जमा खर्च नहीं करेंगे। शांति जहां पर भी बहाल हो उसका मैं स्वागत करती हूं। और उधर पाकिस्तान को एफएटीएफ से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की पेरिस में हुई ऑनलाइन बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखे जाने का फैसला लिया गया। बैठक के बाद बताया गया कि पाकिस्तान की इमरान सरकार आतंकवाद के खिलाफ तय 27 लक्ष्यों में 3 को पूरा करने में सफल रही। एफएटीएफ ने यह भी माना कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से बैन आतंकवादियों के खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। Pakistan remains under increased monitoring. The FATF recognizes that Pakistan has made significant progress in its effort to improve its anti-money laundering and counter-terrorism financing framework. However, some serious deficiencies remain. All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing. दरअसल इमरान सरकार आतंकवाद के खिलाफ जो तय 27 लक्ष्य थे उनमें से 3 को पूरा करने में सफल रही और इसी वजह से एफएटीएफ ने भी ये माना कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से बैन आतंकवादियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई ठोस नहीं की और इसलिए एफएटीएफ ने उसे ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया है। तो बड़ा झटका यहाँ पाकिस्तान को लगा और इसीलिए देखिए पाकिस्तान बैकफुट पर है, बातचीत की टेबल पर है और अब ये कह रहा है कि वो सीजफायर का उल्लंघन नहीं करेगा। तो पाकिस्तान को एफएटीएफ से एक बार फिर ये बड़ा झटका लगा है। वहीं एलओसी पर भारतीय फौज की सख्ती के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। डीजीएमओ स्तर की बातचीत में पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का पालन करने समेत कई मुद्दों पर सहमति जताई है। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच हुए सभी समझौतों का पालन करने के लिए राजी हो गया है। साल 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर युद्ध विराम को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान इस पर अमल नहीं कर रहा। अब पाकिस्तान इस पर अमल करने के लिए तैयार हो गया है। अगर पाकिस्तान वास्तविक रूप से इस समझौते पर अमल करता है तो इसका सकारात्मक असर दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों पर भी देखने को मिल सकता है।
तो पूरी तरीके से बैकफुट पर है पाकिस्तान, जहां एक तरफ एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में ही पाकिस्तान को बरकरार रखा है, क्योंकि 27 जो लक्ष्य तय किए गए थे उनमें से 3 को पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाया। फिलहाल बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच हुई और अब पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार है कि जो समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुई है उसको वो मानेगा, यानी वो सीजफायर का उल्लंघन नहीं करेगा। तो एलओसी पर इसी के साथ शांति की उम्मीद बढ़ी है। आज से जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ साथ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। विंटर गेम्स में आइस हॉकी समेत बर्फ में खेले जाने वाली कई प्रतियोगिताएं भी होंगी। 5 दिन तक चलने वाले इस विंटर गेम्स में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 1200 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलों को बढ़ावा देने के लिए बीती रात गुलबर्ग में नाइट स्कीइंग का भी आयोजन किया गया और इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और किरेन रिजिजू भी मौजूद थे। डेवलपमेंट में इस इवेंट का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है और जैसा पहले से ही मैं कहता रहा हूँ कि यूथ एंगेजमेंट हमारी प्रायोरिटी एरिया है। तो स्पोर्ट्स के माध्यम से पर्टिकुलरली जब से श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है स्पोर्ट्स का, पीएमडीपी में 200 करोड़ रुपए मिले। अभी अरुण जेटली जी के नाम पर जो स्टेडियम बन रहा है, मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे अच्छा स्टेडियम होगा। तो गुलमर्ग में विंटर गेम्स शुरू होने से एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू वहां पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि इस महोत्सव से घाटी के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। सर, खेलो इंडिया के तहत यहाँ गुलमर्ग में आप आए हैं। मुल्क की तंदुरुस्ती होना चाहिए और तंदुरुस्ती हर फर्द की निशानी है और मुल्क में हर कोई तंदुरुस्त रहना चाहिए। आपने गुलमर्ग में यहाँ पे खेलो इंडिया के तहत मुल्क को तंदुरुस्त बनाने के लिए पहल शुरू की है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो यहाँ कश्मीर के जो बच्चे हैं, यूथ है, उनमें बहुत एनर्जी है। उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। देश भर में बच्चों का जो हौसला है वो भी बुलंद है, लेकिन फैसिलिटी जिस तरीके से मिलना चाहिए आज तक मिला नहीं था। तो खेलो इंडिया ये जो अभियान चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा, इसमें हम जो देश के युवाओं को मौका देना चाहते हैं। अब ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, ये गुलमर्ग में अरेंज कर रहे हैं, लेकिन इसमें देश के और भी बच्चे आ रहे हैं। इसको आगे जाके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम लोग तैयारी चल रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है मुंबई को दहलाने की साजिश पर। अभिषेक पांडे की खबर है कैंटिलिया के पास गाड़ी से मिली जेलेटिन की छड़ें नागपुर की कंपनी की है। तो जो जानकारी मिल रही है कि ये जो जेलेटिन मुंबई में मिले वो नागपुर की एक कंपनी की है। इसे इमासेल कहा जाता है, जो पहाड़ों के खादान तोड़ने और विस्फोटक के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो फिलहाल नागपुर की कंपनी की ये छड़ें बताई जा रही हैं। अब इसके तार वहां तक पहुंचे हैं तो इसको खंगालने की कोशिश यहां पर पुलिस की होगी। फिलहाल पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। अभिषेक, देखिए, जिस तरीके से इमासिल्स वहां मिला है वो नागपुर का कनेक्शन उसका सामने आया है, क्योंकि नागपुर की एक बड़ी कंपनी देश भर के करीब 50% हिस्से में इमासिल सप्लाई करती है और अलग अलग तरीके के विस्फोट के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ऐसे में इस इमासिल्स के सामने आने के बाद, जिसे जिलेटिन कहा जा रहा है, उसके सामने आने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कंपनी के अधिकारियों से संपर्क किया और उसके विषय में जानकारी मांगी, जबकि कंपनी के अधिकारियों का साफ कहना है कि ये एक पेटी में करीब 200 ईमा सेल्स होते हैं और ऐसे में अगर खुला ईमा सेल्स कहीं 20 या 25 की मात्रा में मिलता है तो उसमें ये आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है कि ये ईमा सेल्स किस कंपनी को सप्लाई हुए हैं या इसका बायर कौन है। तो ऐसे में अब कंपनी के अधिकारियों, कंपनी के भीतर भी इसकी छानबीन शुरू हो गई है, क्योंकि हर जिलेटिन छड़ों पर एक बारकोड और चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। तो ऐसे में कंपनी कोशिश कर रही है ये आइडेंटिफाई करने की कि आखिर ये किस जगह सप्लाई हुआ था। फिलहाल ये एक बड़ी कंपनी है जिसका विदेशों में भी कारोबार है और ऐसे में ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि आखिर इसे किसे सप्लाई किया गया था। हालांकि मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार कंपनी अधिकारियों के टच में है। जी,
कोई